Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं आपको आज क्वेश्चन डिस्कशन करवाऊंगी. कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं जो आपके पूरी नोट से लिए गए हैं, पूरी बुक से लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे. तो मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगी. क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन से लेकर के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तक लिए गए हैं. मतलब कि ना बहुत ही सिंपल ना बहुत ही ईजी, क्योंकि फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर है, तो इसको उसी हिसाब से सॉल्व करवाएंगे हम. और उसके बाद इसमें चल रहा डिस्कशन करवाने. आप देखते रहिएगा ध्यान से. आप लोगों को मैक्सिमम आंसर इसका पता होगा, लेकिन मैं सॉल्व करवा दूंगी तो आप लोगों को बहुत ही थोड़ा ईजी लगेगा. इसलिए इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दी जेनेटिक मटेरियल. आइए बच्चों, मैं करती हूँ स्टार्ट क्लास. देख लीजिए आप लोग. The genetic material of the bacterial cell is localized within a discrete region called as. इसमें फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा है न्यूक्लियोलस, तीसरा है प्लाज्मिड और चौथा है न्यूक्लियोइड. इसमें पूछा गया है कि बैक्टीरियल सेल जो होती है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पे लोकलाइज्ड होता है, कहाँ पे डिस्क्रीट होता है. तो आप लोगों को पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि आपको पता है इसमें फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन है इसमें न्यूक्लियोलस, थर्ड ऑप्शन है इसमें, थर्ड है इसका प्लाज्मिड और फोर्थ इसका है न्यूक्लियोइड. तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि जो बैक्टीरिया सेल होती है ये क्या होती है, प्रोकैरियोट सेल होती है. बैक्टीरिया सेल इज ए प्रोकैरियोट सेल. तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस का कैरेक्टर होता है वो किसका कैरेक्टर है, मेनली यूकैरियोट सेल का. ये मेनली कैरेक्टर है यूकैरियोट सेल का, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है ये कम्प्लीटली डेवलप होता है यूकैरियोटिक सेल में विदाउट नॉट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. इसलिए बैक्टीरियल सेल जो है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है. तो सिंपल सी बात है, इसमें न्यूक्लियस जो होगा एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा. और जहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होगा वहाँ पे न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा. तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है. और आपको पता है कि जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है. जो प्लाज्मिड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल. तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन न्यूक्लियोइड जो इसमें होगा ये क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल. तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा. आपका सेकंड क्वेश्चन है केन सुगर इज एग्जाम्पल ऑफ. तो आप हम ऑलरेडी बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा चुके हैं. केन सुगर जो होता है ये मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है या राइबोस सुगर है. आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है कि जो केन सुगर होता है ये 20% होता है. और क्या कहते हैं कि ये डाइसैकेराइड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. ये डाइसैकेराइड का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका केन सुगर इज एग्जाम्पल ऑफ. तो केन सुगर क्या है, डाइसैकेराइड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि मोनोसैकेराइड आपको पता है. नंबर टू क्वेश्चन है आपका, नंबर टू क्वेश्चन है केन सुगर इज एग्जाम्पल ऑफ. तो केन सुगर आपको सारी एग्जाम्पल्स मैंने पढ़ाए हैं, मोनोसैकेराइड के, डाइसैकेराइड के, ट्राइसैकेराइड के, टेट्रासैकेराइड के और पॉलीसैकेराइड के, राइबोस सुगर के, सबके मैंने पढ़ाया था कि जो ग्लूकोज होता है मोनोसैकेराइड है, लेकिन जो केन सुगर होता है वो क्या होता है, डाइसैकेराइड. तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, डाइसैकेराइड. ऑप्शन बी सही होगा इसका, डाइसैकेराइड. आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका ए माइटोसिस यूजली अकर इन. आपको पता होना चाहिए कि ए माइटोसिस होता क्या है, ए माइटोसिस क्या होता है. तो ए माइटोसिस मतलब कि ए मतलब एब्सेंट, ए मीन्स होता है एब्सेंट, माइटोसिस मतलब माइटोसिस. जिसमें माइटोसिस एब्सेंट होगा वो क्या होगा. तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यूकैरियोटिक सेल, सेकंड ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक सेल, थर्ड ऑप्शन है मेरिस्टेम और डी ऑप्शन है स्पर्म मदर सेल.
तो आप लोग सीधी सी बात जानते हैं, यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस होता है, उसके बाद क्या कहते हैं मेरिस्टेम में भी होता है और स्पर्म मदर सेल में भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में माइटोसिस नहीं होता है। तो आप निश्चित रूप से इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब एग्जाम्पल बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट सेल मीन्स बैक्टीरिया। आप जानते हैं बैक्टीरिया में जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और क्या कहते हैं इसमें, इसीलिए एमाइटोसिस होगा, मतलब कि माइटोसिस इसमें एब्सेंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका है ईस्ट सेल डिवाइड once in approximately every। तो आपको बता चुके हैं हम, जब आपको सेल डिवीजन हम पढ़ा रहे थे तो हमने वहाँ पे जनरेशन टाइम का यूज़ किया था। जनरेशन टाइम में हमने बताया था कि जो ह्यूमन सेल होता है वह 24 आवर्स डिवाइड करता है, 24 आवर्स। उसके बाद मैंने ईस्ट का बताया था 90 मिनट और उसके बाद मैंने बैक्टीरिया का बताया था कि बैक्टीरिया का जो होता है 90 सेकंड में होता है। तो आप सीधी सी बात है, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा ईस्ट होगा। तो ईस्ट का जो है 90 मिनट में क्या करता है, इसका जनरेशन टाइम जो होता है 90 मिनट होता है, मतलब सेल डिवाइड कर जाएगी 90 मिनट में और ह्यूमन सेल जो होगी उसको 24 आवर्स लगेंगे। और हमने बैक्टीरिया भी बताया था। फिर उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर का क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, पोनिक्स मतलब होता है पौधा, तो मतलब एक सिंथेसिस करवाना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इस ट्रिक को सबसे पहले किसने किया था, इस टेक्निक को सबसे पहले किसने बताया था, किसने डिमॉन्स्ट्रेटेड किया था। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, पहला एम केल्विन, दूसरा जूलियन वानसेक, तीसरा अर्नन, चौथा हॉगलैंड। पहले में है एम केल्विन, पहला है एम केल्विन इन 1961। दूसरा ऑप्शन है आपका, सेकेंड ऑप्शन है आपका इसमें जूलियन वानसेक, जूलियन वानसेक। इसका इन्होंने कब दिया था, जूलियन वानसेक ने इन्होंने दिया था 1860 में। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे अर्नन, तीसरा है यहाँ पे अर्नन और चौथा है यहाँ पे हॉगलैंड। अर्नन की टाइमिंग क्या थी 1940 और इनकी टाइमिंग थी 1940, दोनों ने सेम टाइम पे बताया। लेकिन इसको हाइड्रोपोनिक्स को सबसे पहले जूलियन वानसेक ने 1860 में पूरा डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि बिना सॉइल के हम लोग प्लांट कैसे ग्रो करवा सकते हैं, विदाउट soil we can culture a plant that is called hydroponics। मतलब कि बिना मिट्टी के हम लोग कैसे पौधों को ग्रो करवाएंगे। तो उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स में बताया कि अगर हम किसी भी पॉट में अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर में तमाम सारे मिनरल्स डाल देते हैं, सारे के सारे मिनरल्स डाल देते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो हम एक प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद इनकी थ्योरी फेल हुई थी। हाइड्रोपोनिक्स तो हो गई थ्योरी, जो कहा गया है हवा में झूलते हुए पौधे, हवा में झूलते हुए प्लांट, तो कुछ और नहीं था, ये हाइड्रोपोनिक्स ही था जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम लोग सोचते हैं, जैसे आप वृंदावन गार्डन जाइए
तो ऐसे में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगी, जैसे लगेगा कि बहुत ही दुनिया का आश्चर्य है, भगवान ने इसको बनाया है। बहुत जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग इस सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, उनको लगता है इट इज़ ए गॉड गिफ्टेड, इट इज़ मेड अप बाय द गॉड, इसको गॉड ने बनाया है। बट हमारे साइंटिस्ट भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने क्या किया कि पानी में ही छोटे छोटे पौधों को ग्रो करवाया, जो कि टिश्यू कल्चर में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर हम वाटर में सारे मिनरल्स को प्रेजेंट कर देते हैं, तो हमारा एक पौधा ग्रो कर जाएगा। लेकिन ये बहुत ही सक्सेस नहीं हुआ। ये सिर्फ छोटे छोटे पौधों के लिए है, ये नहीं कि आप एक पॉट में पानी डाल करके बहुत बड़ा सा पौधा ग्रो करवा ले। इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। तो इनका कल्चर चला था, लेकिन कुछ दिनों बाद ये फेल भी हुए थे, क्योंकि ये लॉन्ग पौधों के लिए नहीं था, बड़े पौधों के लिए नहीं था, फिर छोटे पौधों के लिए था। उन्होंने छोटे छोटे पौधों का कल्चर करवाया था। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोपोनिक्स। मतलब द टेक्निक ऑफ द हाइड्रोपोनिक्स वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई जूलियन वांसैक इन 1860। Julian Wansek in 1860. Without soil, plant grow. ओके, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। हाइड्रोपोनिक्स आर सॉइललेस कल्चर हेल्प इन द नोइंग। क्या पता चलता है सॉइललेस कल्चर से क्या पता चलता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है इसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट, दूसरा ऑप्शन है डिफिशियंसी सिम्टम्स कॉज्ड बाय एलिमेंट, और तीसरा ऑप्शन है टॉक्सिस कॉज्ड बाय द एलिमेंट। तीसरा ऑप्शन है टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय एन एलिमेंट। तो और उसके बाद इसका डी ऑप्शन है, डी है ऑल ऑफ द एबव। फर्स्ट है इसमें इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट, बी ऑप्शन है आपका, बी है डिफिशियंसी सिम्टम कास्ड बाय एलिमेंट, टॉक्सिसिटी कास्ड बाय एलिमेंट, और आपका डी ऑप्शन है ऑल। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर किसी पौधे को सॉइल कल्चर से हमको एक चीज़ पता चला कि अगर किसी पौधे में किसी एलिमेंट की, जैसे हमने पढ़ा होगा माइक्रोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में, मिनरल वाले चैप्टर में हमने इसकी स्टडी की, हमने पढ़ा है कि जो हाइड्रोपोनिक्स पौधे होते हैं, आपने उसमें पढ़ा, वांसैक ने बता दिया हाइड्रोपोनिक्स। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स की वजह से हमें कुछ चीज़ें जानने को मिली। क्या क्या जानने को मिली? सबसे पहले जानने को मिला इसेंशियलिटी ऑफ एन द एलिमेंट, मतलब कि कौन सा एलिमेंट पौधे के लिए कितना आवश्यक है, किसकी कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। और दूसरा ऑप्शन था डिफिशियंसी सिम्टम कास्ड बाय एलिमेंट, डिफिशियंसी सिम्टम्स कास्ड बाय एलिमेंट। और उसके बाद यहाँ पे थर्ड था आपका ऑप्शन टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय एलिमेंट। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। क्योंकि अगर हम सॉइललेस प्लांट को ग्रो करवाते हैं तो प्लांट में हम लोग डिस्कवर करते रहते हैं इसमें कौन सी कमी हमें दिखाई पड़ी, तो हम वो एलिमेंट उसमें डालेंगे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट, दूसरा डिफिशियंसी सिम्टम, मतलब इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, पौधों को किस माइक्रोमॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, और टॉक्सिसिटी कास्ड बाय एलिमेंट, और किस एलिमेंट की कमी से पौधे को बीमारी हो जाएगी, पौधे में विषाक्तता आ जाएगी, या पौधों में टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाएगा। टॉक्सिसिटी मतलब कि जहरीलापन जनरेट हो जाएगा, जिससे पौधे की डेथ हो जाएगी। तो हाइड्रोपोनिक्स से एक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, हाइड्रोपोनिक्स से क्लियर हो गया कि प्लांट में किसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, इसकी किस पौधों को किस मिनरल्स की ज़रूरत है, किस माइक्रोमॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, और इससे होने वाली बीमारियां क्या क्या हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन है, हु डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ग्रीन प्लांट
purify the foul air produced by the breathing animal and the burning canals। मतलब इन्होंने कहा कि कौन से पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, कौन से ऐसे पहले साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे who demonstrated that green plant purify the foul air produced by the breathing animals and the burning canals। तो आप इसमें बताएंगे, इसको सबसे पहले दिया था प्रिस्टले ने, सबसे पहले दिया था प्रिस्टले ने। तो आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है प्रिस्टले, दूसरा ऑप्शन है इंजन हाउस, तीसरा है सेक्स और चौथा है एंगलमैन, चौथा है एंगलमैन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन्होंने एक जार में चूहे को रखा था और उसमें एक प्लांट रखा था, एक इन्होंने प्लांट रखा था और एक इन्होंने यहाँ पे माउस रखा था, एक इन्होंने माउस रखा था और एक कैंडल रखा था। तो इन्होंने बताया था कि क्या कहते हैं कि फाउल एयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में गंदी हवाएं होती हैं वो ग्रीन प्लांट के द्वारा ही प्यूरिफाई होती हैं। मतलब एनिमल जो ब्रीथ करता है या जो चिमनियाँ या भट्टियाँ या जो जितनी भी कैंडल्स होती हैं जलने वाली, वो क्या करती हैं, बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए ग्रीन प्लांट बहुत ही आवश्यक है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए ग्रीन प्लांट बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करके क्या देते हैं, ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में स्केप आउट हो जाती है, स्केप आउट हो जाती है। तो इन्होंने इन तीनों मेथड से इन्होंने बताया कि अगर एक जार में हम सिर्फ चूहे को या कैट रैट को और प्लांट को रखते हैं तब पर भी क्या नहीं होगा, दोनों जीवित नहीं रहेंगे। अगर हम तीनों सिस्टम, जब तक तीनों चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखेंगे, विदाउट प्लांट, विदाउट एनिमल, विदाउट सोलर एनर्जी, विदाउट एनर्जी, तो कोई भी चीज़ इसमें से जीवित नहीं रहेगा। तो प्रिस्टले ने बताया था कि फाउल एयर को सही करने के लिए, फाउल एयर को सही करने के लिए जो एनिमल के ब्रीदिंग द्वारा होता है या चिमनियों के द्वारा होता है, इसको सही करने के लिए उन्होंने बताया कि ग्रीन प्लांट ही ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनती है, और ऑक्सीजन जो होती है ये स्केप आउट हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसको सबसे पहले प्रिस्टले ने बताया था। अब आपका नंबर 8 क्वेश्चन है, नंबर 8 क्वेश्चन है आपका, 8 क्वेश्चन है आपका, हु प्रोवाइडेड द एविडेंस दैट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड इज देन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन्होंने कहा कि इसमें 4 साइंटिस्ट हैं, 4 साइंटिस्ट हैं, आपके चारों ऑप्शन दी हुई हैं। पहला ऑप्शन है आपका सैक, दूसरा ऑप्शन है आपका एंगलमैन, तीसरा ऑप्शन है आपका नील, चौथा ऑप्शन है आपका ब्लैकमैन, चौथा ऑप्शन आपका है ब्लैकमैन। तो सीधी सी बात है, इसमें सबसे पहले पहला ऑप्शन होगा इसका सैक। सैक ने बताया था कि जो ग्लूकोज होता है पौधे में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज तो बन जाता है, लेकिन ये कभी ग्लूकोज के फॉर्म में पौधों को सप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि वो हमेशा स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। जैसे लीव्स जो होती हैं फोटोसिंथेसिस तो करती हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद उसको ग्लूकोज फॉर्म में ना रख करके जब उनको पूरे प्लांट को यूटिलाइज करना होता है तो वो फ्लोएम के द्वारा उसको ग्लूकोज के फॉर्म में ना ले जा करके स्टार्च के फॉर्म में यूज़ करती हैं, स्टार्च के फॉर्म में यूज़ करती हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में इकट्ठा रहता है, और जब ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है या ग्लाइकोजेनेसिस होती है तब उसके बाद हमारा ग्लाइकोजन फिर से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और हमारे बॉडी को देता है, जिससे हमारी भूख, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाती है। दैट लाइक इस प्लांट, ऐसे ही प्लांट भी करता है। प्लांट क्या करता है, बनाता तो ग्लूकोज है बट स्टोरिंग फॉर्म में क्या रखता है, स्टोरिंग फॉर्म में स्टार्च रखता है, और इसको सबसे पहले दिया था सैक ने। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। आपका 9 क्वेश्चन है,
9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर का क्वेश्चन है द रिस्पायरेशन इन जर्मिनेटेड सीड प्रोड्यूस बाई एनर्जी व्हिच कैन बी डिटेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ, कहने का मतलब ये द रिस्पायरेशन इन जर्मिनेटेड सीड, जब जर्मिनेटेड सीड रिस्पायरेशन कर रहा होता है प्रोड्यूस एनर्जी, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है। देखो जब कोई भी सीड अगर हम लोग क्या करते हैं पानी में भिगो देते हैं, उसका वाटर लेवल हम कुछ देर बाद चेक करेंगे, जैसे वो मान लो 20 क्या हो गया, फूल गया, मतलब स्वेल कर गया, मतलब जैसे हम लोग चना भिगोते हैं, चना ही ले लो, सिंपल सी बात है, अगर उसका वाटर हम चेक करेंगे हमको थोड़ा सा कैसे मिलेगा, गर्म मिलेगा, हल्का सा हीटेड मिलेगा। तो जो जर्मिनेटेड सीड होते हैं जब इसको खेतों में हम लोग डाल देते हैं तो जब ये स्प्राउटिंग करता है, जब ये फटता है तो यहाँ से जो इसके अंदर स्टोर्ड हीट होती है वो निकल जाती है बाहर, स्टोर्ड हीट होती है जो बाहर निकल जाती है। तो 9 क्वेश्चन है द रिस्पायरेशन इन जर्मिनेटेड सीड प्रोड्यूस एनर्जी व्हिच कैन बी डिटेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ, हम उसको किस फॉर्म में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पे वाटर, दूसरा ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे हीट, और थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे क्या कहते हैं ऑक्सीजन, और फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे है CO2। तो चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, तो यहाँ पे हीट के फॉर्म में हमको मिलेगा, वो एनर्जी हमको हीट के फॉर्म में मिलेगी। फिर उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन है, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जब ग्लाइकोलिसिस होता है, जब रिस्पायरेशन ग्लाइकोलिसिस किस में होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ग्लाइकोलिसिस होता है रिस्पायरेशन में, नॉट इन फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। तो सीधी सी बात है उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, तो उसमें बनता है ऑप्शन ए में दिया है पायरुविक एसिड, बी में दिया है ग्लूकोज, सी में दिया है एथिल अल्कोहल और डी में दिया है CO2। तो सीधी सी बात है इसमें पायरुविक एसिड बनता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं 3, C3 से शुरू होता है, तो इसमें क्या बनता है एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड। आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्लेवरी ग्लैंड, तो इसमें दिया हुआ है कौन सी स्लेवरी ग्लैंड नहीं है। स्लेवरी ग्लैंड का मतलब जो हमारे टंग से सिक्रीट होने वाली ग्लैंड से, मतलब टंग के आसपास रहती हैं, वो वाली ग्लैंड कौन सी है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन है सबल्यूंगल ग्लैंड जो कि हमारी टंग के पास ही प्रेजेंट होती है। दूसरा है यहाँ पे सबमैक्सिलरी हमारे चीक के पास प्रेजेंट होती है। तीसरा है लैक्राइमल जो होती है ये हमारे आँखों के पास प्रेजेंट होती है, जहाँ से हम लोग को आंसू निकलते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन है आपका पैरोटिड जो होती है हमारे कान के पास प्रेजेंट होती है, जिससे कि हमारी स्टेकियन ट्यूब जुड़ी हुई होती है। तो पैरोटिड ग्लैंड हमारी कहाँ पे होती है, कान के पास होती है। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे देखेंगे इसमें जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन थर्ड जो होगा ये जो होगी ये स्लेवरी ग्लैंड से रिलेटेड नहीं है। ये कहाँ से रिलेटेड है, हमारे आँखों की ग्लैंड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। और लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है ये हमारे आँखों से टीयर्स का सिक्रीशन करती है, रोते समय टीयर का सिक्रीशन करती है। ओके, अब आ जाइए आप 12 क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन है आपका। 12 क्वेश्चन है ग्लीसन्स कैप्सूल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए लीवर का डेवलपमेंट सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसमें सबसे अधिक देखा गया। तो सीधी सी बात है इसमें पहला ऑप्शन है आपका, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैमल, सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे बर्ड, थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे रेप्टाइल्स और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है आर्थ्रोपोड्स। तो सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं इसमें लीवर का डेवलपमेंट होना नहीं है, इसमें भी नहीं होना,
स्नैक्स में भी उतना डेवलपमेंट नहीं, मान लीजिए लीवर हो भी तो, लेकिन ग्लीसन शाफ्ट कैप्सूल जो का करेक्टर जो होता है ये खासकर किस में होता है, मैमल्स में होता है। किस में होता है, मैमल्स में, क्योंकि इसमें जो इसका हार्ट होता है, इसका जो हार्ट होता है ये क्या होता है, क्वाड्रेट 4 पार्ट में डिवाइड होता है और यहाँ पर जीबी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जीबी प्रेजेंट होती है, लेकिन ग्लीसन शाफ्ट कैप्सूल जो होता है इन सब में एब्सेंट होता है। लेकिन मैमल्स का ये क्या है, मेन कैरेक्टर है, मैमल्स का मेन कैरेक्टर है ग्लीसन शाफ्ट द कैप्सूल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल एग्जाम ऑफ मेडिकल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लीसन शाफ्ट कैप्सूल होता है ये किस पे मेनली प्रेजेंट होता है, तो ये मैमल का कैरेक्टर है, ये मैमल्स का कैरेक्टर है। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, Which structure of man is similar to the spiracles of cockroach? मतलब कि आदमी का कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो काकरोच के बराबर है, काकरोच से कंपेयर किया जाता है, तो सीधी सी बात है उसमें स्पाइरकल्स होता है जो कि ट्रैकियल के द्वारा उसमें डायरेक्ट हवा जाती है। और हम लोगों में क्या होता है, नॉस्ट्रिल होता है, हम लोगों में नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारी जो एयर होती है हमारे डायरेक्ट कहाँ पे जाती है, हमारे डायरेक्ट ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पहुँचती है, हमारे लंग्स में। तो इसका स्पाइरकल्स इज इक्वल टू नॉस्ट्रिल्स, स्पाइरकल्स इज इक्वल टू नॉस्ट्रिल। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है नॉस्ट्रिल, सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे ब्रोंकियोल्स, थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे लंग्स और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है आपका एल्गियस। तो सीधी सी बात है आपका जो नॉस्ट्रिल होगा, आपका नॉस्ट्रिल जो होगा स्पाइरकल्स के इक्वल होगा, जो कि आर्थ्रोपोड का एक बहुत ही मेन कैरेक्टर है। उसमें ट्रैकियल होता है, उसमें ट्यूब होती हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं जो छोटी छोटी होल्स होती हैं, उसमें डायरेक्ट हवा जाती है। उसी का कंपेयर हमारे नॉस्ट्रिल से किया गया है, क्योंकि हम नॉस्ट्रिल से डायरेक्ट हवा लेते हैं, फिर फिल्ट्रेट होकर के हमारे लंग्स तक पहुंचती है। उसके बाद आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, आपका which of the following structure close to the glottis during the swallowing to the prevent the entry of food into windpipe? जब हम लोग सांस लेते रहते हैं तो खाना खाते समय जब हम बोलते हैं following structure close to the glottis during the swallowing of the prevent the entry of food, मतलब कि जब हम खाना खाते समय फूड को स्लोइंग करते हैं, निगलते हैं तो और उसी समय बोलते हैं तो खाना हमारे लंग्स में ना पहुंचने पाए। हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको क्या करते हैं, बंद कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा लंग्स जो होता है ट्रैकियल फॉर्म होता है, ट्रैकियल फॉर्म होता है और यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम खाना खाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, एक यहाँ पे होता है इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये कुछ और नहीं है, ये इपीग्लॉटिस है। इपीग्लॉटिस जो कि कार्टिलेजिनस होता है, जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है और ग्लॉटिस के क्या होता है, क्लोज टू द ग्लॉटिस, ग्लॉटिस को बंद कर देता है, इसी को बोलते हैं इपीग्लॉटिस, इपीग्लॉटिस। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका 14 नंबर में ऑप्शन है आपका टंग, इपीग्लॉटिस, डायफ्रैगम एंड लैरिंग्स। तो आप लोगों को पता होगा इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट, इपीग्लॉटिस। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट, इपीग्लॉटिस। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, इपीग्लॉटिस होता है, क्योंकि जब हम फूड को निकलते हैं, फूड को निकलते समय कहीं ऐसा ना हो कि वो फूड हमारे लंग्स तक पहुँच जाए, हमारे ट्रैकियल सिस्टम में पहुँच जाए। तो सीधी सी बात है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनस होता है और ये क्या कर देता है, इसको बंद कर देता है, हमारे जो हमारी विंड पाइप होती है उसको बंद कर देता है, जिससे हमारा फूड हमारे विंड पाइप में ना पहुंचने पाए, हमारे फेफड़े तक, हमारे लंग्स तक ना पहुंचने पाए। ओके, आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, जो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है वो कितनी डिटरमाइन की गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका इज ग्रेटर देन 9, सेकेंड ऑप्शन है आपका रेंज बिटवीन 7.2 से 7.8, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका इज लेस देन 7 एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं
कि हमारा ब्लड जो होता है स्लाइटली एल्कली होता है। आवर ब्लड इज स्लाइटली एल्कली। ओके, हमारा ब्लड जो होता है स्लाइटली एल्कली होता है, मतलब इसका पीएच जो वैल्यू होती है 7.2 से 7.8 तक मेजर की जाती है, 7.2 से 7.8 तक मेजर की जाती है। तो यहाँ पे 15 नंबर का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट कि इसका जो वैल्यू होगा, पीएच वैल्यू हमारे ब्लड की जो होगी वो 7.2 से लेकर के 7.8 तक होगी। सिक्सटीन क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रैनुलोसाइट। आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग WBC पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रैनुलोसाइट। आपको पता है कि जो हमारी WBC होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं, एक ग्रैनुलोसाइट और एक होती हैं ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट। तो सीधी सी बात है, ग्रैनुलोसाइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए ग्रैनुलोसाइट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ग्रैनुलोसाइट होती हैं ये होती हैं न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इशनोफिल्स। उसके बाद जो ग्रैनुलोसाइट होती हैं, एक ग्रैनुलोसाइट होती हैं, 2 होती हैं, एक होती है लिम्फोसाइट और दूसरी होती है मोनोसाइट, मोनोसाइट। ओके, दूसरी होती है मोनोसाइट। तो आपका क्वेश्चन जो है ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रैनुलोसाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट इज बेसोफिल्स, ऑप्शन बी इज जो होगा यहाँ पे इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स एंड द न्यूट्रोफिल्स। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा गया है ग्रैनुलोसाइट, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड इस्नोफिल्स। तो सीधी सी बात है, आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट जो होती हैं ये एक ग्रैनुलोसाइट में आती हैं और एक ग्रैनुलोसाइट जो होती हैं वो होती हैं 2 टाइप की, होती हैं 2 टाइप की, लिम्फोसाइट एंड द मोनोसाइट। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, आप इस पे 16 के बाद 17 पे आ जाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीएटिव प्रोडक्ट। 17 क्वेश्चन है आपका, 17 क्वेश्चन है आपका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीएटिव प्रोडक्ट। हमारे बॉडी से सबसे अधिक टॉक्सिक जहरीला सबस्टेंस हमारे बॉडी से कौन सा प्रोडक्ट निकलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका CO2, सेकेंड ऑप्शन है आपका अमोनिया, थर्ड ऑप्शन है आपका यूरिया, डी ऑप्शन है आपका अमीनो एसिड। तो सीधी सी बात है, इन तीनों के तीनों ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन में फर्स्ट है आपका CO2, सेकेंड आपका है अमोनिया, उसके बाद थर्ड है आपका यूरिया और उसके बाद है आपका अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड, तो सीधी सी बात है, इसमें सबसे अधिक खतरनाक अगर कुछ होता है तो वो होता है अमोनिया। अगर हमारे बॉडी में अगर हम लोग पानी कम पीते हैं, जिसको पसीना कम होता है और उसके बाद जिसको यूरिन डिस्चार्ज कम होती है, उसके बॉडी में धीरे धीरे टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा होता जाएगा और वो टॉक्सिक मटेरियल जो होगा सबसे खतरनाक होगा अमोनिया। इसीलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम पानी पियो और आपकी जो स्वेट ग्लैंड होगी वो बहुत ही आपके टेम्परेचर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करेगी, टेम्परेचर ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगी, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जितना पानी पिएंगे उतना यूरिन डिस्चार्ज करेंगे और उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल निकलेगा।
तो सीधी सी बात है, आपने देखा होगा कि आपके रोज डेली लाइफ में ऐसा होता है कि जब आप लोग यूरिन करके आते हैं और वहाँ पे पानी डालना भूल जाते हैं, वहाँ पे वाटर गिराना पाउडर करना भूल जाते हैं, तो सीधी सी बात है एक बहुत ही बुरी सी स्मेल आती है जो कि पूरे आपके दिमाग तक पहुँचती है, और वो स्मेल होती है किसी और चीज़ की नहीं, यही टॉक्सिक मटेरियल होता है आपका अमोनिया, यही टॉक्सिक मटेरियल होता है अमोनिया। और कभी कभी अगर आप किसी जगह यूरिन कर रहे होते हैं तो प्लेस पूरा वाइट और अजीब सा कलर हो जाता है, तो वाइट कलर जो होता है वो मेनली होता है अमोनिया की ही वजह से, और स्मेल जो आती है वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं और उसके बाद अमोनिया की वजह से बहुत गंदी स्मेल आती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 के बाद 18 क्वेश्चन है आपका, 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स यूरिकोटेलिक एनिमल्स ओनली। इसमें कौन से यूरिकोटेलिक है आपने पढ़ा होगा, यूरियोटेलिक ये सारे आपने पढ़े होंगे। तो सीधी सी बात है जो यूरिकोटेलिक होते हैं वो तो मैमल्स होते हैं, लेकिन जो यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल, तो आपके यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, इंसेक्ट। बी ऑप्शन है आपका रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल, एक्वाटिक इंसेक्ट। जो एक्वाटिक इंसेक्ट होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मोनोटेलिक होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। सी ऑप्शन है आपका एम्फीबियन, बर्ड्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट। डी ऑप्शन है आपका एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा, ए ऑप्शन जो होगा राइट होगा, क्योंकि जो यहाँ पे एक्वाटिक दिया है यहाँ पे तो मोनोटेलिक हो जाएगा। उसके बाद एम्फीबियन आप जो लोग जानते हैं यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक दोनों होता है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे में भी एम्फीबियन दिया है, तो आपको बी सी डी में एक्वाटिक इंसेक्ट, एम्फीबियन और एम्फीबियन गलत हो जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन ए है रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल और उसके बाद इंसेक्ट, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपका ये वाला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, लेकिन और ऑप्शन जो है बी सी डी ये गलत होंगे, क्योंकि एक्वाटिक इंसेक्ट यूरिकोटेलिक होते नहीं है। एम्फीबियन और क्या कहते हैं इंसेक्ट जितने भी इसमें दिए हैं ये क्या कहते हैं एक्वाटिक इंसेक्ट को छोड़कर के बाकी इंसेक्ट यूरिकोटेलिक कर सकते हैं, लेकिन एक्वाटिक इंसेक्ट जो होते हैं मोनोटेलिक होते हैं। एम्फीबिया यहाँ पर भी है, सी ऑप्शन में भी और डी ऑप्शन में भी एम्फीबिया है, तो ये गलत हो गया। लेकिन रेप्टाइल, बर्ड और लैंड स्नेल इसमें ऊपर भी है, ए में भी है, बी में भी है, और उसके बाद सी ऑप्शन में एम्फीबिया जो ये गलत कर दिया, डी ऑप्शन में एम्फीबिया ये गलत हो गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही है। उसके बाद राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, फर्स्ट होगा। उसके बाद 18 के बाद आ गया आपका 19 क्वेश्चन आपका आ गया। जो 19 क्वेश्चन होगा इसमें दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन द स्केलेटन मसल्स। बिल्कुल सही है क्वेश्चन। हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे अधिक बॉडी में कौन सा पाया जाता है, कौन सा मिनरल पाया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोडियम, सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे पोटेशियम, और उसके बाद डी ऑप्शन है यहाँ पे आपका फास्फोरस। तो यहाँ पे स्केलेटन मसल्स में सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, तो सीधी सी बात है आप लोग को कैल्शियम और पोटेशियम में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसमें क्या होगा पोटेशियम। आपको पता है कि यहाँ पे किस सेल की बात हो रही है, स्केलेटन मसल्स की बात हो रही है, स्केलेटन मसल्स की, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन पोटेशियम। उसके बाद नेक्स्ट है द टाइप ऑफ द मसल्स फाइबर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा मतलब कि कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, तो एलिमेंट्री कैनाल में सीधी मसल्स होती हैं जो कि स्मूथ मसल्स होती हैं, जिसको हम लोग वेलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करवाते हैं तो अपने आप से काम करती नहीं रहती है। हम लोग जब खाना खाते हैं तब वो मूवमेंट करती है, जो हम लोग बोलते हैं तब मूवमेंट करती है, तो हमारे विल दी पावर पे डिपेंड करती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है
20 का ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है स्मूथ मसल्स, दूसरा ऑप्शन है स्टिफ्ड मसल्स, तीसरा ऑप्शन है कार्डियक मसल्स, डी ऑप्शन है बोथ है एंड बी। तो यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे है स्मूथ मसल्स इसका आंसर है, क्योंकि वेलेंट्री जो होती है, जो हमारे बॉडी की एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री वाल होती है, कैनाल होती है, ये डिपेंड करती है हमारे विल पावर पे, नाट की इनवेलेंट्री मसल्स पे, ठीक है। और कार्डियक मसल्स तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, वो अपने अकॉर्डिंग हमेशा काम करती रहती है, बिना रिलैक्सेशन पॉइंट के कंटिन्यू काम करती रहती है। उसके बाद आपका 21 क्वेश्चन है न्यूरॉन इन स्पंजेस आर, न्यूरॉन इन स्पंजेस आर, जो न्यूरॉन होता है वो स्पंज में प्रेजेंट होता है या कि नहीं, स्पंज में प्रेजेंट होता है या नहीं। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को पता होगा कि जब लोअर एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद हम लोग पढ़ते हैं सिलेंट्रेटा, स्पंजेस पढ़ते हैं, पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद हम लोग पढ़ते हैं सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद हम लोग पढ़ते हैं एस्केनहेलमिन्थीस, एस्केनहेलमिन्थीस के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्लेटेनहेलमिन्थीस, प्लेटेनहेलमिन्थीस के बाद हम लोग पढ़ते हैं एनीलिडा, एनीलिडा के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद हम लोग पढ़ते हैं इकानोडर्मिटा, इकानोडर्मिटा के बाद हम लोग मोलस्का पढ़ते हैं, मोलस्का के बाद हम लोग कॉर्डेटा पढ़ते, नॉन कॉर्डेट्स पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं कॉर्डेटा पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोअर टू हायर तक जाते हैं, लोअर टू हायर मतलब कि 21 क्वेश्चन जो है आपका लोअर एनिमल से, लोअर से हायर तक जाते हैं, तो आप देखते हैं कि हायर तक जाते हैं, आप देखते हैं कि जो सबसे अधिक वेल डेवलप नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता है एनिमल्स में, मतलब कि मैमल्स में होता है। किस में होता है? मैमल्स में होता है। तो सीधी सी बात है, इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है कि न्यूरॉन्स इन स्पंजेस आर, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये होगा यूनिपोलर, या होगा बी ऑप्शन है आपका बाईपोलर, या होगा सी मल्टीपोलर, या डी ऑप्शन होगा एब्सेंट। तो सीधी सी बात है, ये क्या होता है स्पंजेस में नर्व न्यूरॉन जो होते हैं ये होते हैं एब्सेंट। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो सीधी सी बात है, न्यूरॉन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। न्यूरॉन एब्सेंट होने की वजह से क्या कहते हैं कि स्पंजेस जो होते हैं, आपको पता है उसमें छोटे छोटे ऑस्टिया होते हैं जो कि वाटर उसके थ्रू आता है और स्क्लम के थ्रू बाहर जाता है। और जो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम है पोरीफेरा को छोड़ करके, प्रोटोजोआ को छोड़ करके सबसे पहले देखा गया था सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा की दूसरा नाम होता है निडेरिया, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम होता है निडेरिया, जिसमें कि नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर देखा गया था। नर्व नेट लाइक स्ट्रक्चर किस में देखा गया था? सबसे पहले तो हाइड्रा में देखा गया था, जो कि तीसरे फाइलम में आता है, तीसरे नंबर के फाइलम में आता है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा या निडेरिया। तो निडेरिया से वेल डेवलप थोड़ा बहुत शुरू हो गया था नर्व नेट। नर्व नेट ये नहीं कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया था। अगर आप प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में जाएंगे तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं है, नर्वस सिस्टम का कोई रोल नहीं है। 21 क्वेश्चन के बाद आपका 22 क्वेश्चन देखिए। 22 क्वेश्चन देखिए। 22 क्वेश्चन जो है आपका जिसमें दिया हुआ है स्केलेटन मसल्स आर कंट्रोल्ड बाई, तो बहुत ही इजी है, ये बहुत ही सिंपल है। 22 क्वेश्चन जो है, जो स्केलेटन मसल्स इज कंट्रोल्ड बाई, स्केलेटन मसल्स किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? तो सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बी है यहाँ पे क्या कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सी ऑप्शन है यहाँ पे क्या कहते हैं सोमैटिक नर्व, सोमैटिक नर्व, और यहाँ पे डी ऑप्शन है ऑटोनॉमिक नर्व, ऑटोनॉमिक नर्व। तो सीधी सी बात है, स्केलेटन मसल्स जो होती हैं ये कंट्रोल होती हैं हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ये हमारे पीएनएस से कंट्रोल होती हैं, ना कि एसएनएस से। ये कहाँ से कंट्रोल होती हैं? पीएनएस से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे 23 क्वेश्चन आपका है। 23 क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन है आपका
23rd, MSH is secreted by, MSH is secreted by, MSH जो होता है ये सिक्रीट होता है कैसे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड एंडोस्टाइल। तो अब ध्यान दीजिएगा MSH क्या होता है, मिलेनिन स्ट्रोपिन हार्मोन्स, मिलेटोनिन हार्मोन्स जो होता है MSH जो होता है ये सीधी सी बात है हमारे मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। MS जो हमारी बॉडी में मिलेटोनिन को बढ़ाता है, मतलब कि हमारी बॉडी में जो MSH होता है मिलेटोनिन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, मिलेनिन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है। तो सीधी सी बात है कि जो MSH होगा ये हमारे कहाँ से सीक्रेट होगा, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी। अब आपका 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मिल्क का सिक्रीशन होता है। आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते होंगे कि ऑक्सीटोसिन एंड द प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड द प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन एंड द LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। मतलब कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड ऑप्शन है आपका LH और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोलैक्टिन। तो सीधी सी बात है, आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है ये मिल्क के सिंथेसिस में तो हेल्प कर सकता है, मिल्क के सिंथेसिस में हेल्प कर सकता है, लेकिन मिल्क को सिक्रीट करने में, मिल्क को बाहर लाने में एक ही हार्मोन्स का रोल होता है, एक ही हार्मोन्स का रोल होता है और वो हार्मोन्स होता है प्रोलैक्टिन, और वो हार्मोन्स होता है प्रोलैक्टिन। ओके, और वो हार्मोन्स कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन। क्योंकि जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का एक रोल और होता है, जब मदर का पास्चराइजेशन होता रहता है, मदर को बेबी प्रोड्यूस होने वाला होता है, मतलब कि पैदा होने वाला, बर्थ होने वाला होता है, तो उनमें कभी कभी पेन नहीं होता है। तो उनको पेन देने के लिए जो उनमें पेन होता है जिससे नॉर्मल बेबी पैदा हो जाए, नॉर्मल बेबी हो जाए, नॉर्मल बेबी की बर्थ हो जाए, तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स अलग से दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको पेन हो ज़्यादा से ज़्यादा और नॉर्मल डिलीवरी हो सके। अगर मदर्स को पेन नहीं होता है उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है। अगर उस इंजेक्शन देने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, तुरंत ऑपरेट कर देते हैं, ऑपरेशन करके, सीजर के द्वारा ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन उसके बॉडी में ऑलरेडी पूरी तरह से बना नहीं होता है। इसलिए पास्चराइजेशन में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं है, बॉडी में कम है, तो क्या कहते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा बाहर करते हैं। और उन मदर्स में मिल्क जो होता है बहुत ही कम बन पाता है, बहुत ही कम दिनों के लिए बन पाता है, क्योंकि मिल्क के सिंथेसिस में तो ऑक्सीटोसिन हेल्प कर रहा है, लेकिन सिक्रीशन में सिर्फ एक ही हार्मोन्स काम करता है जो होता है प्रोलैक्टिन, जो होता है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स इज सिक्रीशन मिल्क, मतलब मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है। 25 क्वेश्चन हो गया आपका। 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 25 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान, व्हिच हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है बनियान ट्री, बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे टर्टवाइज, सी ऑप्शन है आपका यहाँ पे थर्ड, सी ऑप्शन है आपका पैरेट, उसके बाद डी ऑप्शन है आपका एलिफेंट, एलिफेंट। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात, आप देखेंगे आपको लाइफ स्पान पैरेट की पता होगी 140 ईयर्स होता है लगभग, टर्टवाइज का भी लगभग 160, और एलिफेंट का थोड़ा सा कम होता है, इसका नहीं क्लियर है, लेकिन ये है कि बनियान जो होता है इसका लाइफ स्पान लगभग 1000 ईयर होता है, 1000 ईयर होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे अधिक लाइफ स्पान बनियान ट्री का होता है जो कि 1000 ईयर होता है, 1000 ईयर। ओके, 1000 ईयर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटल सैक, इन द स्क्रोटल सैक।
मतलब कि मोस्टली मैमल्स में जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटल सैक में होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि टेस्टिस किसका पार्ट है, मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है। मैमल्स तो इसमें लिख दिया गया है, ना कि मेल ना कि फीमेल, ना इसमें मेल का वर्ड यूज़ है ना ही फीमेल का। तो कुछ हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि इन्होंने तो मैमल लिखा है, मैमल्स में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। तो मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटल सैक। मोस्टली मैमल्स में क्या होते हैं, जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है। टेस्टिस जो होता है ये मेल पार्ट होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है मेल का, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है मेल का। यहाँ पे टेस्टिस जो है ये क्या करता है, ये इसका पहला ऑप्शन है टेस्टिस। इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटल सैक फॉर, किस लिए स्क्रोटल सैक में बंद होता है, किस लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोर स्पेस फॉर द विसरल ऑर्गन, ये कि विसरल ऑर्गन है यहाँ पे इसको अधिक स्पेस मिलता है। ऑप्शन ए है इसका। ऑप्शन बी है यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है यहाँ पे देखो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मोर स्पेस मिलता है, मोर स्पेस। उसके बाद यहाँ पे बी ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है आपके यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सीधी सी बात है यहाँ पर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रोटल सैक में टेस्टिस का बंद होने का मतलब होता है वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और आपको पता है कि क्या कहते हैं, जब बेबी माँ के यूट्रस में होता है तो उसका जो टेस्टिस होता है उसके पेट के ही अंदर, मतलब कि उसका अंदर होता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी का बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो मैमल्स का टेस्टिस होता है ये बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर कम रहे और स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है ये जो होता है बहुत ही बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन स्पर्म को कंट्रोल करने के लिए, स्पर्म को एक्टिव रखने के लिए उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि स्पर्म को जब स्टोर किया जाता है तो वहाँ पे क्रायोजेनेसिस के थ्रू, मतलब क्रायोजेनेसिस के थ्रू प्रिजर्वेशन किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर यहाँ पे स्क्रोटम सैक में बंद है तो वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन। 27 नंबर का क्वेश्चन है, 26 हो गया, 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आपने सुना होगा कि इंडिया में 1951 में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की गई। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मतलब कि एक स्लोगन बन गया था, एक स्लोगन बन गया था। फैमिली प्लानिंग की गई थी क्योंकि अपने इंडिया में बर्थ रेट इतनी ज़्यादा हो गई, एक टाइम इतना आया कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो गई। किसी के पास 3 या 4 बच्चे से कम नहीं होते थे। लोगों को लगता है उनके पास 2 हैं, हमारे पास 3 हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनकी एजुकेशन कम थी, पढ़े लिखे कम होने की वजह से सिर्फ उनको बहुत छोटा सा चीज़ दिखता था कि हमारी फैमिली ज़्यादा रहेगी, हमारे यहाँ इनकम ज़्यादा होगी। लेकिन वो आगे का नहीं सोच पाते थे कि आगे क्या होगा, देश की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा। तो यहाँ पर एक फैमिली प्लान किया गया, इंडिया में फैमिली प्लान किया गया 1951 में। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। तो इसका 27 नंबर का क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1920। सेकेंड ऑप्शन है इसका 1930। थर्ड ऑप्शन है इसका, थर्ड ऑप्शन 1950। फिर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है इसका 1951। 1951, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हो जाएगा 1951 में। 1951 में सबसे पहले इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किया गया था, जिसको एक स्लोगन के फॉर्म में पूरे वर्ल्ड में फैलाया गया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। ये एनसीईआरटी की एक पिक लाइन है, एनसीईआरटी पे अच्छी दी हुई है, एनसीईआरटी की लाइन है, ये मैं बोल रही हूँ, हम दो हमारे दो, दैट इज ए स्लोगन ऑफ इंडियन फैमिली प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है आपका, जीन विच इज कोड फॉर द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेस आर नोन एज। तो सीधी सी बात है, किसी चीज में कंट्रास्टिंग ट्रेस को अगर आपको बताना है, जीन विच कोड
फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज। तो जो अगर हम कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 डोमिनेंट जीन के थ्रू जानेंगे, एलील्स के थ्रू जानेंगे, लिंक्ड जीन के थ्रू जानेंगे, या नन ऑफ दीज। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है डोमिनेंट के जीन के थ्रू जानेंगे, दूसरा है एलील्स के थ्रू जानेंगे, और ये 28 नंबर का क्वेश्चन है, एलील्स के थ्रू जानेंगे, तीसरा लिंक्ड जीन के थ्रू जानेंगे, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका है नन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंट जीन के थ्रू तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कंट्रास्ट कैरेक्टर क्या आया है, उसके बाद लिंक्ड जीन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो हमें एलील्स के थ्रू पता चल जाता है कि कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या क्या आए हैं। फिर उसके बाद 29 क्वेश्चन, 29 इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर इन डीएनए स्ट्रैंड। 29 क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन में है कि इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाई। डीएनए स्ट्रैंड जो होता है ये डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, और यहाँ पे AT डबल बॉन्ड GC ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ATGC ATGC, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड जो होता है सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है। ऐसे ही यहाँ पे ATGC 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 के द्वारा पूरा ये एक बन जाता है, पूरा का पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो आप सीधी सी बात जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर द लिंक टुगेदर बाई, इसमें दिया हुआ है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको पता है एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं, इसके बीच में यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन जो यहाँ से अटैच होते हैं इसके अटैचमेंट को पूछ रहा है, ये इसके अटैचमेंट को पूछ रहा है, ना कि यहाँ के अटैचमेंट को। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड बॉन्ड, इसका आंसर हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाई, न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाई। तो जो फास्फो ये जो होते हैं किससे लिंक्ड होते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि न्यूक्लियोसाइड्स, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, ना कि न्यूक्लियोसाइड्स। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, किसके थ्रू, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है एबायोजेनेसिस थ्योरी ओरिजिन सपोर्ट बाई। एबायोजेनेसिस थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले मिलर ने दिया था, सबसे पहले मिलर ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था एबायोजेनेसिस थ्योरी। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 30 नंबर का क्वेश्चन है एबायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ओरिजिन सपोर्ट बाई। तो यहाँ पे है सबसे पहले एबायोजेनेसिस थ्योरी के देने वाले थे मिलर, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में क्या क्या दिया, इट इज ए स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गी, ओरिजिन ऑफ लाइफ ड्यू टू द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। डी ऑप्शन है आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। तो सीधी सी बात है, जो ये बायोजेनेसिस थ्योरी दिया था मिलर ने, उन्होंने दिया था ऑप्शन ए के लिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही होने का रीजन है स्पॉन्टेनियस, मतलब कि अपने आप कोई चीज़ जनरेट कर जाए, अपने आप कोई चीज़ जनरेट कर जाए। तो यहाँ पे होती है बायोजेनेसिस थ्योरी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल। यहाँ पे 31 का क्वेश्चन है, कौन सी डिजीज कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल है। यहाँ पे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब आप लोग को समझा दें। कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक दूसरे के टच से जो बीमारी होती है उसको हम लोग कम्युनिकेबल बोलते हैं, कम्युनिकेबल। और जो एक दूसरे के अनटच से खुद की बीमारी होती है, कभी दूसरे को नहीं हो सकती हमारी वजह से, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। तो सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे फ्लू, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे कैंसर,
और क्या कहते हैं, फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे आपका मलेरिया। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है कि मलेरिया के लोगों से भी दूर रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जब वो लोग थूकते हैं तो उनके जो बलगम होता है, जो थूक होता है, उन लोगों के थ्रू मक्खी वहाँ पे बैठती है और हम मक्खी या मच्छर बैठ के हमको काटते हैं। तो मलेरिया किसी को हुआ रहे इसलिए उनको मच्छरदानी और क्या कहते हैं, बहुत ही सेफ्टी के साथ उनको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक कंजेशन मतलब कि एक कम्युनिकेबल बीमारी होती है। ये कम्युनिकेबल होती है, फ्लू जो होता है, कोई भी फ्लू हो, चाहे वो आपकी आई फ्लू होती हो, चाहे नोज फ्लू होता हो, कोई भी फ्लू हो, तो वो बीमारी भी क्या होगी, कम्युनिकेबल। और डिप्थीरिया तो आप लोग जानते हैं ये कम्युनिकेबल होती ही है। अब यहाँ पे बचा नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल का सबसे अच्छा ऑप्शन है आपका कैंसर। कैंसर चाहे जिसको हो जाए, ये तो पहली बार जल्दी किसी को पता ही नहीं चलता है, ये लास्ट स्टेज में पता चलता है। ये तो इंसान अपना हेल्थ चेकअप पर मंथ करवाए, हर महीने अपना हेल्थ चेकअप करवाता रहे और अपने लिए बहुत ही क्या रहे, अपने लिए बहुत ही मोटिवेट, मतलब अपने लिए बहुत ही जागरूक रहे, बहुत ही पॉजिटिव रहे, तब लोग सोच पाते हैं कि उनको कौन सी बीमारी है। इसलिए कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जो सबसे लास्ट स्टेज में पता चलती है और तभी इसका इलाज जो होता है ना इलाज हो जाता है, क्योंकि फोर्थ स्टेज जो होता है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ डेंजर फॉर पर्सन। ये लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, इससे इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर कैंसर किसी को पता चल गया तो बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, बहुत सारी थेरेपी के थ्रू सही भी हो जाता है, लेकिन टाइम पे पता चलने पे। इसलिए कैंसर जो होता है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, नॉन कम्युनिकेबल बीमारी होती है। फिर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 32। 32 ऑप्शन है इसका। 32 ऑप्शन है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन। तो आपको पता है माइक्रोब्स जो होते हैं दुनिया में, आपके लिए इसको यूजफुली बताया गया है और क्या बताया गया, हार्मफुली बताया गया है। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में क्या, पूरे एटमॉस्फेयर में, चाहे वो सॉइल हो, चाहे थर्मल वेंट हो, चाहे पोल्यूटेड वाटर हो, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट है आपका सॉइल, फर्स्ट है सॉइल। सेकेंड ऑप्शन है आपका यहाँ पे थर्मल वेंट। थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे पोल्यूटेड वाटर। और फोर्थ क्वेश्चन डी आपका यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ही तगड़ा यूज़ है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही तगड़ा यूज़ है। तो ये सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, थर्मल भी प्रेजेंट होते हैं और पोल्यूटेड वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोब्स इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, सो दैट ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर जो होगा डी राइट होगा, ऑल ऑफ दिस। 32 क्वेश्चन के बाद आपका आता है 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियर, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियर, तो यहाँ पर दिया है स्टेवार्ट लिन, स्टैनले कोहेन, पॉल बर्ग और कैली मूलिस। तो सीधी सी बात है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक होता तो इसमें से ये पॉल बर्ग गलत हो जाते, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक्नोलॉजी में पॉल बर्ग ने बहुत ही अच्छा रोल अपना दिया, बहुत ही अच्छा इन्होंने उसको बायोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियर के फॉर्म में उसको कर दिया, मतलब उसका इंजीनियरिंग में यूज़ कर दिया। इंजीनियरिंग का मतलब कि जितने भी आप हाइब्रिड प्लांट देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप हाइब्रिड चीज़ें देख रही हैं, वो किसी और चीज़ का नहीं, बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। और बायोटेक्नोलॉजी इज ए इंजीनियरिंग फील्ड, इसको इंजीनियरिंग फील्ड इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग एक अलग से फील्ड बना दी गई, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। तभी लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी मतलब जेनेटिक इंजीनियर। तो सीधी सी बात है, इसके जो मेन वो थे फादर जेनेटिक इंजीनियर के, उनको पॉल बर्ग को माना गया, पॉल बर्ग को, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पॉल बर्ग मिलेंगे वहाँ पे, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के पूरे क्या है, फादर है। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया बायोटेक्नोलॉजी इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया और उसके बाद इस पे एप्लीकेशन देते गए, एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई और अब इसकी एक ब्रांच चलने लगी, जिसको हम लोग अलग से अब क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, अलग से एक डिग्री लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिससे कि हम किसी भी रिसर्च फील्ड में जा सकें। उसके बाद 33 के बाद है आपका ऑप्शन बीटी टॉक्सिन।
बीटी टॉक्सिन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटी टॉक्सिन हर एग्जाम में आता है, यहाँ तक कि नीट में भी आया हुआ है, मेडिकल के नीट में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने इसमें मेंशन किया है क्योंकि बीटी टॉक्सिन जो होता है किल इंसेक्ट, इसके द्वारा इंसेक्ट जो होता है मर जाता है। क्यों मर जाता है? इनहिबिशन प्रोटीन सिंथेसिस, इसका पहला ऑप्शन है। 34 का पहला ऑप्शन है इनहिबिशन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता। फिर क्रिएटिंग पोर्स इन द मिड गट एपिथेलियम सेल्स लीडिंग टू द सेल स्वेलिंग एंड द लिसिस, मतलब कि ये मिड गट में के एपिथेलियम में जाकर के उसको तो उसके जो सेल वाल होता है उसको तोड़ देता है, मिडगट के एपिथेलियम के सेल वाल को तोड़ देता है और वहाँ पे लिसिस कर देता है तोड़ करके, क्योंकि इसके पास से सेल का सिक्रीशन होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन है आपका ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे। तो यहाँ सीधी सी बात है, बीटी टॉक्सिन जो है, बीटी टॉक्सिन के बारे में मैं बता दूं, ये क्या होता है, इंसेक्ट की जो मिडगट होती है जो उसका मिडगट का लेयर होता है, वहाँ पे जा करके क्या कहते हैं एल्कली, वहाँ पे जा करके एसिडिक का सिक्रीशन करता है। एसिड का सिक्रीशन करने से उसकी जो सेल वॉल होती है वो पूरी, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है मिडगट की, वो पूरी की पूरी एपिथेलियल सेल्स होती है, वो की पूरी क्या करती है, वो गल जाती है, पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है। डैमेज हो जाने की वजह से जो इंसेक्ट होता है वो मर जाता है, इंसेक्ट जो होता है मर जाता है। इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि क्रिएटिंग पोर इन द मिडगट एपिथेलियम, ये मिडगट के एपिथेलियम में पोर छोटे छोटे बना देगा, छोटे छोटे पोर बना देगा और लीडिंग टू द सेल स्वेलिंग, इसकी वजह से उसकी सेल पूरी क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी और क्या है, टूट टूट करके गिर जाएगी। लिसिस मतलब गल जाएगी, टूट जाएगी, मतलब कि टूट करके पूरी अलग हो जाएगी। आपका 35 क्वेश्चन है। 35 बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आता बहुत है क्योंकि कंफ्यूजिंग बहुत है। यहाँ पे टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, टर्म इकोसिस्टम कॉइन्ड बाय। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिया है ओडम, बी ऑप्शन है टेंसले, सी ऑप्शन है लिंडमैन, डी ऑप्शन है इल्टन। तो आप जानते हैं ओडम तो दिया नहीं था, टेंसले जो थे सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म दिए थे। सबसे पहले टर्म कौन दिया था, इकोसिस्टम को कॉइन्ड किए थे, कौन किया था, सबसे पहले इन्होंने टेंसले ने किया था, क्योंकि लिंडमैन जो थे, लिंडमैन ने 10% एनर्जी के बारे में बताया था। 10% एनर्जी इन द चेन, मतलब कि जो चेन में जो 10% एनर्जी का लॉस होता है उसके बारे में लिंडमैन ने बताया था। यहाँ पे टेंसले बचते हैं, टेंसले जो थे इन्होंने सबसे पहले क्या कहते हैं इकोसिस्टम टर्म को दिया था, उसके बाद लिंडमैन ने 10% लॉ दिया था। 10% लॉ में ये होता है कि जैसे प्लांट है, प्लांट को अगर कोई हर्बीवोर्स लेता है तो उसको क्या कहते हैं 90% एनर्जी मिलेगी। प्लांट की जो 100% एनर्जी होती है वो पूरा का पूरा कौन लेगा, जो हर्बीवोर होगा, हर्बीवोर को खाने वाला। फिर क्योंकि जो हर्बीवोर ने उस हर्ब को लिया था उसके अपने बॉडी में यूटिलाइज हो गया, उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ उसके बॉडी में यूटिलाइज हो गया, तो उसको मान लो किसी बकरी या गोट ने खाया हर्बीवोर्स को खाने के बाद उस गोट को हम लोगों ने खाया, ह्यूमंस ने खाया, तो हमको पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी। 10% एनर्जी लॉस होकर के हमारे बॉडी में 80% आएगी, और हम लोगों को जो खाएगा वो शेर होगा, शेर या कोई भी होगा, मतलब टाइगर होगा, जो भी खाएगा हम लोगों को उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, उसको मिलेगी 70% एनर्जी, क्योंकि हर स्टेज पे 10% एनर्जी का लॉस होता जाएगा। और ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, लिंडमैन के बारे में पढ़ेंगे, टेंसले के बारे में पढ़ेंगे, ओडम के बारे में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे इकोसिस्टम, इसलिए ऑल द बेस्ट और बी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, thank you. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.